डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने पुलिस, बेल्ट्स, गियर्स, टर्मिनोलॉजी ऑफ गियर्स, रिपेयरिंग ऑफ गियर्स, उसके बाद चेन ड्राइव्स, ऐसे बहुत सारे पावर ट्रांसमिशन करने वाले एलिमेंट्स के बारे में जानकारी ली है। आज के इस लेसन के अंदर हम लोग रोप और रोप ड्राइव के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो रोप ड्राइव क्या है और रोप ड्राइव के थ्रू पावर को कैसे ट्रांसमिट किया जाता है, इसके बारे में इस क्लास के अंदर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है, रोप ड्राइव जो होते हैं वो मैन्युअली या फिर ऑटोमेटिकली दोनों तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। सो रोप ड्राइव क्या है? तो ड्राइव का मतलब चलाने वाला, और उस ड्राइव को चलाते समय जिस मीडिया को पावर ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, दैट इज नोन एज अ रोप। तो रोप ड्राइव के अंदर जो रोप इस्तेमाल में लाई जाती है, एक तो वो धागों से बनी हुई रहती है या फिर वो मेटल से बनी हुई रहती है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम लोग ड्राइंग में देख रहे हैं कि यहाँ पे मेटल की बनी हुई रोप होती है। कुछ जगह पे मेटल की जगह पे सेम तरीके का मैन्युफैक्चरिंग करके हमें धागों से बनी हुई रोप जो है वो मिलती है। तो उसका जो मटेरियल है वो मटेरियल कौन सा होता है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। जैसे कि रोप ड्राइव के अंदर जो रोप्स इस्तेमाल में लाई जाती है, ये कॉटन, हेम्प, मैनिला, सिंथेटिक जूट, स्टील वायर्स, इनसे बनी हुई रहती है और इसी का इस्तेमाल करके पावर और मोशन को ट्रांसमिट किया जाता है या जो हेवी लोड्स होते हैं उनको लिफ्ट किया जाता है। सो रोप का मटेरियल क्या है ये तो हम लोगों ने समझ लिया, लेकिन रोप और रोप ड्राइव का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? तो ऐसी जगहों पे जहाँ पे लंबे दूरी में और सबसे ज़्यादा अमाउंट में पावर को ट्रांसमिट करना है, ऐसी जगहों पे रोप और रोप ड्राइव्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये रोप ड्राइव जो है ये सबसे ज़्यादा कौन सी जगह पे इस्तेमाल में लाए जाते हैं? अगर ऐसा कोई कहे तो ये सबसे ज़्यादा माइनिंग और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो होती है वहाँ पे इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये रोप ड्राइव जो है, ये रोप ड्राइव कहाँ पे और किस वजह से इस्तेमाल किए जाते हैं, क्यों इनका इस्तेमाल करना पड़ता है? जहाँ पे मोस्टली बेल्ट ड्राइव सिस्टम, चेन ड्राइव सिस्टम, गियर ड्राइव सिस्टम फेल हो जाती है, ऐसी जगहों पे रोप ड्राइव सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे रोप ड्राइव इस्तेमाल में लाया जाता है? तो अगर कहे तो ऐसी जगह जहाँ पे जो पावर को ट्रांसमिट करने वाली पुलिस होती है, ये पुलिस के अंदर थोड़ी बहुत मिस अलाइनमेंट होने की संभावना होती है, या पुलिस जो है ये पुलिस सही तरीके से वहां पे पावर ट्रांसमिशन करने वाली जगह पे सही तरीके से अलाइनमेंट होने की कोई भी चांसेस ना हो, ऐसे सिचुएशन में वहां पे क्या किया जाता है? रोप ड्राइव का इस्तेमाल किया जाता है। तो रोप ड्राइव हमें ये सहूलियत पैदा करके देती है कि हम लोग ऐसे मिस अलाइनमेंट की सिचुएशन में भी पावर को सही तरीके से ट्रांसमिट कर सके। तो जहां पे मतलब ही हम लोग कह सकते हैं व्हेन देयर इज अ मिस अलाइनमेंट बिटवीन द पुलिस में जहां पे मिस अलाइनमेंट है, ऐसी जगहों पे हम लोग इन रोप ड्राइव का इस्तेमाल कर सकते हैं, रोप और रोप ड्राइव का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उनकी भी एक लिमिट्स होती है, उस लिमिट में ही हम लोग वहां पे उस मिस अलाइनमेंट को चला सकते हैं। मतलब पुलिस के अंदर होने वाली मिस अलाइनमेंट को हम लोग पर्टिकुलर लिमिट के साथ में ही क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल में ला सकते हैं। लिमिट से बाहर अगर हो जाए तो फिर रोप ड्राइव भी फेल हो जाएगा वहां पे। या फिर अगर कह सकते हैं कि जहां पे टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन है, मतलब टेम्परेचर कम होता है, ज्यादा होता है अचानक से, ऐसी जगह पे रोप ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं। या फिर अगर कहे तो ऐसी जगह जहां पे ह्यूमिडिटी कंडीशंस होती है, आर्द्रता होती है
टेम्परेचर्स में हमेशा बदलाव होते हैं या हमेशा आर्द्रता मिलती है, पानी जैसा अंश मिलता है, तो ऐसी जगहों पे रोप ड्राइव जो है वो इस्तेमाल में लाई जाती है। सो रोप ड्राइव क्या है, उनका मटेरियल क्या है और उनको कहाँ पे इस्तेमाल में लाया जाता है, उसके बारे में हम लोगों ने समझ लिया। तो जो रोप्स होती है, चाहे वो मेटल की बनी हुई हो या चाहे वो धागों से बनी हुई हो, उनका बनाने का तरीका एक सिंपली यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये रोप ड्राइव के अंदर इस्तेमाल में आने वाली जो रोप होती है, अभी यहाँ पे ये वायर से बनी हुई रोप दिखाई गई, उसका पार्ट दिखाया गया है, दैट इज नोन एज अ स्ट्रैंड। फिर जो बीच की वायर होती है इस ट्रेन की, उसको क्या कहा जाता है, सेंटर वायर। इस सेंटर वायर के ऊपर वायर्स को क्या किया हुआ रहता है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में, चाहे वो लेफ्ट से होने दो या राइट से, दो अलग अलग इस्तेमाल के ऊपर या उसके टाइप के अनुसार इन वायर्स को लपेटा हुआ रहता है, लेफ्ट साइड या राइट साइड से। इसके बाद जब इन वायर्स को लपेट कर एक पूरी वायर बन जाती है, तो उन वायर्स को दोबारा एक मेन कोर वायर के ऊपर क्या किया जाता है, लपेटा जाता है, और जिनसे ये रोप बनती है। क्योंकि ये रोप अगर स्ट्रांग नहीं होगी, मजबूत नहीं होगी, तो ना ही वो पावर को ट्रांसमिट कर सकते, ना ही वो मोशन या हम लोग बोल सकते लोड को लिफ्ट कर सकती है। तो इसीलिए उनका एक बनाने का तरीका है, और वो तरीका यहाँ पे दिखाया गया है उन रोप्स के पार्ट के साथ में। तो ये ध्यान में रखना है कि रोप जो होते हैं, जिनको रोप ड्राइव कंप्लीट करने के लिए या बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, ये रोप बनाते समय इंडिविजुअल फाइबर जो होते हैं, मतलब क्या है, अलिगकृत धागों का बना हुआ एक हम लोग कह सकते हैं मटेरियल होता है, जिसको हम लोग रोप के नाम से जानते हैं। रोप ड्राइव के अंदर जो रोप इस्तेमाल में लाए जाते हैं, ये हमेशा इंडिविजुअल फाइबर से बने हुए रहते, एक स्वतंत्र धागे से बने हुए रहते। अगर हम लोग देखेंगे तो ये वायर जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक प्रकार का स्वतंत्र धागा है। जब इनको लपेटा जाता है तो एक रोप बनती है, लेकिन इनको इस्तेमाल के ऊपर से उसकी मोटाई कितनी चाहिए या उसके ऊपर कितना लोड आने वाला है, कहाँ पे वो काम करने वाला है या इस्तेमाल में लाया जाने वाला है, उसके हिसाब से इन मोटाइयों को इस प्रकार से वायर के अलग अलग लेयर के साथ में जोड़ के क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, उनका डायमीटर मेंटेन करते हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि रोप जो होती है इंडिविजुअल फाइबर से एक सिंगल सिंगल धागों को मिश्रित करके या बांध के बनाई हुई रहती है। मतलब ही रोप जो होती है ये सिंगल सिंगल फाइबर्स के धागे या कॉटन के धागे, हेम, मैनिला, स्टील, इनके सिंगल सिंगल धागों को इकट्ठा करके बनाई हुई रहती है। मतलब वो धागों का एक संच होता है, ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं। सो ये जो रोप्स है वो इस्तेमाल के अनुसार 3 या फिर 4 स्टैंडर्ड टाइप्स में बनाई जाती है, या 3 या 4 तरीके से उनको बनाया हुआ रहता है, जिनके बारे में हम लोग आगे जाकर देखने वाले हैं। सो जहां पे मैनिला या हेम्प, इनसे रोप जो बनाए जाते हैं उनको लाइट ड्यूटी हाउस्टिंग वर्क में रोप पुली ब्लॉक के साथ में इस्तेमाल किया जाता है। सो जब भी कभी हम लोग रोप ड्राइव को इस्तेमाल में लाते हैं तो कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी होता है कि जिस जगह पे रोप ड्राइव अपने आप को सपोर्ट लेके घुमा रही है, ऐसी जगह पे कहीं भी शार्प एजेस जो है वो होनी नहीं चाहिए, जिसकी वजह से रोप का कटने का चांसेस जो है वो बढ़ जाता है। यह हमेशा ध्यान में रखना है कि रोप्स जो है उनको हमेशा ड्राई या सूखी जगह पे ही रखना जरूरी है, क्योंकि मॉइस्चर्स वाली जगह पे उनको अगर इकट्ठा किया जाए या रखा जाए तो क्या हो सकता है, उस मॉइस्चर का
इफेक्ट जो है रोप्स के ऊपर होके उसकी एफिशिएंसी पे इफेक्ट होके उसकी एफिशिएंसी कम हो सकती है, या उसका काम करना या स्लिपरेज होने के चांसेस भी ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर की वजह से बढ़ सकते हैं। तो इनको मॉइस्चर फ्री होना जरूरी है, या मॉइस्चर नहीं है ऐसी जगह पे उनको स्टोर करना जरूरी है। दूसरी बात, रोप ड्राइव का आप इस्तेमाल कर रहे हो और ऐसे सिचुएशन में वो रोप जो आप इस्तेमाल में लाने वाले हो, वो इस्तेमाल में लाए जाने वाली रोप ड्राइव के ऊपर अगर वो गीली कंडीशन में है, मतलब वेट है, तो उसे ड्राइव्स के ऊपर बिठाते समय थोड़ा सा लूज बिठाए और ये ऐसी जगह पे उसको माउंट करे कि वो इस्तेमाल से पहले सूख जाए, ड्राई हो जाए। अगर वो गीली रहेगी तो वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएगी, स्लिपरेज के चांसेस बढ़ेंगे। मतलब ही गीली होने की वजह से रोप जो है वो रोप ड्राइव से या स्लेव्स से फिसलने के चांसेस बढ़ेंगे। दूसरी चीज ये हमेशा ध्यान में रखो कि रोप ड्राइव को इस्तेमाल करते समय रोप किसी भी तरह के कंक्रीट के साथ में या और किसी सरफेस के साथ में घिसना नहीं चाहिए। इसका पूरे तरीके से ध्यान रखना चाहिए या उसे अवॉइड करना चाहिए रफ सरफेसेस से, जिसकी वजह से रोप की लाइफ जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि वहां पे जो अनवांटेड मटेरियल है उनके साथ में उसका होने वाला कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा। तो उसकी वजह से उसकी होने वाली वेयर आउट या घिसावट भी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से उसकी लाइफ बढ़ेगी। सो ये भी ध्यान में रखना है कि अगर रोप जो है ये फ्रोजन कंडीशन में है, ज्यादा ठंड सिचुएशन में है, उन रोप्स का इस्तेमाल करना है, तो हमेशा ये ध्यान में रखना है कि फ्रोजन रोप जो है वो हमेशा नॉर्मल कंडीशन में आने के बाद ही इस्तेमाल करनी चाहिए, या उनको नॉर्मल कंडीशन में लाके इस्तेमाल उनका करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है कि रोप जो है वो फ्रोजन कंडीशन से बाहर ना आए, मतलब ही जमी हुई सिचुएशन से बाहर ना आए और उसको हम लोग इस्तेमाल करने जाए, तो स्लिपरेज के चांसेस बढ़ेंगे, जैसे मॉइस्चर की वजह से होते हैं, जैसे पानी की मात्रा की वजह से होते हैं, गीला होने की वजह से होते हैं। तो रोप्स ये ऐसा एक ड्राइव के अंदर इस्तेमाल में आने वाला मटेरियल है या चीज है, जिसकी वजह से या फिर एटमॉस्फेरिक चेंजेस की वजह से होने वाले बदलाव का असर उस रोप ड्राइव के ऊपर होके उसको एफिशिएंसी जो है वो एफिशिएंसी कम हो सकती है। तो ये एक पावर ट्रांसमिशन का मीडिया है, ये एक बहुत ही सस्ता विकल्प है पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, पावर और मोशन को ट्रांसमिट करने के लिए। इसीलिए कुछ ऐसी जगह है इंडस्ट्रीज में जहां पे इनको सबसे ज्यादा इस्तेमाल लाया जाता है। सो रोप ड्राइव के थ्रू काम करते समय जो प्रिकॉशंस रिलेटेड टू रोप ड्राइव हमें देखनी है, उनके बारे में मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है या हम लोगों ने उसे सीख लिया है। इसके बाद जो हमें देखना है यह है टाइप्स ऑफ वायर रोप। कि वायर रोप क्या है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानकारी लेंगे। रोप के बारे में जानने से पहले हम लोगों ने एक वर्ड एज अ टर्म के तौर पे देखा था, उसको हम लोग क्या कहते हैं, शेव, SHEAVE। तो ये शेव मतलब क्या है कि एक ये ऐसा यूनिट होता है जहां पे पुली को माउंट किया हुआ रहता है, और ये माउंटेड पुली जो रोप ड्राइव में रोप को सपोर्ट देके चलाने का काम करती है, उसे शेव कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने शेव के टाइप्स दिखाए हैं कि जिसके अंदर खाली एक ही रोप को हम लोग चला सकते हैं, दैट इज नोन एज अ वन शेव। अगर दो है तो टू शेव्स, अगर उसमें तीन है ड्राइव्स तो थ्री शेव्स। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है, वन शेव, टू शेव, थ्री शेव्स। मतलब क्या है कि एक में हम लोग एक ही रोप को चला सकते हैं, एक में दो रोप्स लगाई जा सकती है, एक में तीन रोप लगाई जा सकती है।
उसी का एग्जाम्पल यहाँ ऊपर की तरफ हम लोगों ने दिखाया। ये 3 शेव्स के टाइप है, वैसे सिंगल या डबल शेव्स के टाइप भी हमें मिलते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखनी है, व्हाट इज शेव। तो यहाँ पे शेव्स के बारे में हम लोगों ने जानकारी जो है ये जानकारी ली है। सो अगर हम लोग बात करें वायर रोप की, तो उनको बनाने का तरीका कैसे होता है कि वायर रोप्स या केबल जिसे हम लोग कहते हैं, उसको स्टैंडर्ड तरीके से बनाने के लिए क्या किया जाता है, वायर के जो धागे होते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे ड्राइंग में दिखा रहे हैं, ड्राइंग में इस पिक्चर्स के अंदर हम लोगों ने पिक्चर्स को बड़ा करके पहले से ही उनको दिखाया है कि ये जो धागे हैं, उन धागों को क्या किया जाता है, एक दूसरे के साथ में लपेटा जाता है और उनसे ये वायर्स जो है, ये वायर्स के लीड बनाए जाते हैं और उनको जिस डायरेक्शन में लपेटा गया है, जिस डायरेक्शन में इन वायर लीड्स को लपेटा गया है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं हर एक टर्न्स के अंदर वायर्स लगी हुई है, और जिस डायरेक्शन में उनको लगाया गया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, ट्विस्ट करके उनको वहां पे क्या करते हैं, हम लोग जोड़ देते हैं, उनको ट्विस्ट करके जोड़ दिया जाता है, जैसे हम लोगों ने पहले ही स्लाइड के अंदर ड्राइंग में देखा था पार्ट्स के साथ में। तो वो जो जोड्स होते हैं, उन जोड्स के अंदर जो वायर रोप इस्तेमाल में लाई जाती है या उसके हर एक धागे को हम लोग क्या कहते हैं, तो एज अ स्ट्रैंड के नाम से उसको पहचानते हैं। तो ये जो स्ट्रैंड्स होती है ये कैसे बनती है, तो एक सिंगल कोर से, एक सिंगल धागे से वायर के या तार से उसको बनाया हुआ रहता है। सो वायर रोप्स और केबल जो होती है उनको कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, सबसे ज्यादा हेवी ड्यूटी होस्टिंग जो रहते हैं, हॉइस्टिंग जिसको हम लोग कहते हैं, हेवी ड्यूटी हॉइस्टिंग मतलब लिफ्टिंग करना, हेवी मटेरियल्स को लिफ्ट करना, ऊपर और नीचे लाना, तो वहां पे वायर रोप का सबसे ज्यादा जो है इस्तेमाल किया जाता है। कि जैसे मैंने कहा था कि ये जो वायर्स है, इन वायर्स और उसके अंदर बंधाए गए जो धागे होते हैं या कोर केबल्स होती है, उन केबल्स का जो डायरेक्शन होता है उसके अनुसार इसके बहुत सारे नाम बनाए जाते हैं, नाम रखे गए हैं। वो कौन से हैं नाम और टाइप्स, उसके बारे में हम लोग जानना है। जैसे कि सबसे पहले होता है लैंगरे रोप। तो लैंगरे रोप जो है उसके अंदर वायर जो होती है या वायर स्ट्रैंड्स को रोप की दिशा में ही घुमाकर ये केबल जो है, ये केबल बनाई जाती है। मतलब क्या है कि लैंगले रोप जो है, उस लैंगले रोप में वायर स्ट्रैंड जो होती है उसको रोप के डायरेक्शन में ही घुमाकर इस रोप का मैन्युफैक्चरिंग जो है ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो वो जो लैंगरे रोप है उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे वो ड्राइंग दिखाया है। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है उसको कहा जाता है रेगुलर ले रोप। सो रेगुलर ले रोप जो है, अगर उसे हम लोग अच्छी तरीके से देखेंगे तो उसमें क्या पता चलता है, तो वायर स्ट्रैंड जो होती है, धागे जो होते हैं वायर के, उसको क्या किया जाता है, रोप की अपोजिट डायरेक्शन में उसे घुमाया जाता है और उससे रोप बनाई जाती है। तो ये कैसे है और ये कैसे, दोनों में अगर हम लोग डिफरेंस देखेंगे तो ये रोप्स को, जो स्ट्रैंड्स है उनको रोप के डायरेक्शन में ही जहां पे ट्विस्ट किया गया है उसी डायरेक्शन में ही घुमा के इनको बनाया गया है। देखो यहाँ पे तो ये ऐसे घूम रही है और उसी डायरेक्शन में ये धागों को भी वायर के क्या किया गया है, उसी डायरेक्शन में ट्विस्ट करके इसको बनाया गया है। लेकिन अगर रेगुलर ले रोप की बात करें तो इसमें क्या है, तो इसकी जो अपोजिट डायरेक्शन है उस अपोजिट डायरेक्शन में या विरुद्ध दिशा में इसको बनाया गया है। तो अगर हम लोग देखेंगे इसको घुमाव कैसे है, इस तरीके से, और वायर या वायर के धागे जो है उनको घुमाया कैसे गया है, तो सामने की तरफ से। तो लैंगरे में जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन यहाँ पे एरो से दिखाया गया है, और रेगुलर रे का डायरेक्शन जो है इसका वो यहाँ पे ड्राइंग में दिखाया है। कौन सा डायरेक्शन में है, तो ये डायरेक्शन सामने की तरफ है। उसके बाद नेक्स्ट जो है उसको कहा जाता है कंबाइंड ले रोप। सो कंबाइंड ले रोप क्या है, सो कंबाइंड ले रोप जो होता है उसके अंदर वायर के जो स्ट्रिंग्स होते हैं
या हम लोग उसको स्ट्रेंड कहते हैं, वो स्ट्रेंड को कभी रोप की दिशा में, रोप के डायरेक्शन में, मतलब एज अ लैंग टाइप या फिर कभी रेगुलर ले टाइप, दोनों सिचुएशंस में क्या किया हुआ रहता है, ट्विस्ट करके घुमा के बनाया हुआ रहता है। तो उसी को ये अलग अलग लेज में बने हुए वायर्स जो है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, कंबाइंड ले रोप कहते हैं। मतलब क्या है, अलग अलग डायरेक्शन में घुमाई गई वायर्स का जो कॉम्बो होता है उनसे जो रोप बनाई जाती है उनको कंबाइंड ले रोप कहते हैं। मतलब एक में डायरेक्शन कैसा होगा, ट्विस्ट की दिशा में होगा, एक में डायरेक्शन कैसा होगा, स्ट्रेट होगा। तो इस प्रकार से कॉम्बिनेशन करके जो रोप बनाई जाती है दैट इज नोन एज अ कंबाइंड ले रोप कहलाती है। तो हम लोगों ने यहाँ पे रोप जो है, उन रोप्स और रोप ड्राइव्स के बारे में जानकारी हासिल की है कि रोप क्या है, कौन से मटेरियल से वो बनाई जाती है, कहाँ पे उनका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमें देखना है उसे हम लोग क्या कहते हैं, शाफ्ट। शाफ्ट मुख्यतः सर्कुलर, जिसको हम लोग बेलनाकार कहते हैं, वो बेलनाकार शेप में होती है जो मशीन में घूमकर पावर को ट्रांसमिट करने का काम करती है। ये मशीन पर उसके घूमने वाले पार्ट्स को सपोर्ट देने का काम भी करती है, या बहुत सारे पार्ट जो है वो शाफ्ट के ऊपर ही माउंटेड रहते हैं या फिटेड रहते हैं। शाफ्ट के द्वारा पावर ट्रांसमिशन करते समय इसके ऊपर फिट किए गए या फिट किए जाने वाले पार्ट्स जैसे कि पुलीज, गियर, इन आदियों के द्वारा पावर ट्रांसमिशन का काम जो है वो काम किया जाता है। और शाफ्ट जो होते हैं ये मुख्यतः या जनरली हम लोग कहे तो 20 फीट लेंथ तक लंबाई में पाए जाते हैं या मिलते हैं। शाफ्ट के कुछ मेन टाइप्स है जिनको हम लोग सामने हमारे स्लाइड्स के अंदर देख रहे हैं, जिसमें से पहला होता है मेन शाफ्ट, मतलब जिसको ही हम लोग क्या कहते हैं, ड्राइवर शाफ्ट भी कहते हैं। दूसरा जो होता है वो काउंटर शाफ्ट, जिसको हम लोग ड्रिवन शाफ्ट के नाम से भी जानते हैं। तीसरा जो है उस तीसरे टाइप के शाफ्ट को कहा जाता है क्रैंक शाफ्ट। चौथा जो टाइप है उसको कहा जाता है कैम शाफ्ट, और पांचवा जो टाइप है उसको कहा जाता है स्प्लाइन शाफ्ट। तो इनके बारे में जानकारी लेंगे कि जैसे मेन शाफ्ट, गियर बॉक्स की असेंबली में हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो पहला शाफ्ट जो है जिसके ऊपर पावर ट्रांसमिट होके आने वाली है या जो पावर को प्रोड्यूस करने वाला है, ये हो गया आपका मेन शाफ्ट। फिर इसके थ्रू पावर जहाँ पे ट्रांसमिट की जाती है और पावर ट्रांसमिट की हुई पावर को अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाया जाता है, वो शाफ्ट जो होता है उसको क्या कहा जाता है, काउंटर शाफ्ट। मतलब ये क्या है, ड्रिवन शाफ्ट। तो ये ड्राइवर शाफ्ट हो गया और ये ड्रिवन शाफ्ट हो गया। तो इनके बारे में हम लोग थोड़ी सी यहाँ पे जानकारी लेंगे। मेन शाफ्ट के द्वारा अगर हम लोग बात करें तो अनेक मशीनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं या उनको चलाने का काम कर सकते हैं। इसके लिए मेन शाफ्ट के ऊपर अलग अलग पुलिया या फिर हम लोग कह सकते हैं कि बेल्ट ड्राइव सिस्टम या गियर ड्राइव सिस्टम जो है वो अटैच की हुई रहती है। मतलब उनके ऊपर आपको पुलिस मिल सकते हैं, गियर मिल सकते हैं या स्प्रॉकेट मिल सकते हैं लगे हुए। और ये सभी फिट करने के बाद इसके थ्रू ही मशीनों को या सिस्टम को चलाया जाता है। ये ध्यान में रखना है। सो मेन शाफ्ट क्या है ये हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। दूसरा जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं, काउंटर शाफ्ट कहते हैं। सेकंड टाइप ये कौन सा है शाफ्ट का, तो काउंटर शाफ्ट। काउंटर शाफ्ट क्या है उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। काउंटर शाफ्ट का इस्तेमाल करके मशीन को हम लोग मतलब ही काउंटर शाफ्ट कौन सा शाफ्ट होता है, तो इसका इस्तेमाल करके पावर जो है ये मशीन तक पहुंचाई जाती है और मशीन की स्पिंडल को हम लोग
जिसके थ्रू चला सकते हैं। तो काउंटर शाफ्ट को ही ड्रिवन शाफ्ट के तौर पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं। और मेन शाफ्ट जो है उसको ड्राइवर शाफ्ट कहते हैं। ड्राइवर शाफ्ट जो पावर प्रोड्यूसिंग एलिमेंट के साथ में जुड़ा हुआ रहता है और पावर को ट्रांसमिट करते समय वो उसके ऊपर बहुत सारी पुलीज, गियर्स, पॉकेट्स लगा के उनके थ्रू पावर को ट्रांसमिट किया जाता है। वही पावर जो ट्रांसमिट हो रही है और ट्रांसमिट करके मिल रही है, उस शाफ्ट को हम लोग क्या कहते हैं, तो काउंटर शाफ्ट कहते हैं, सेकंड टाइप। और वो काउंटर शाफ्ट क्या काम करता है, मिलने वाली पावर जो है उस पावर को मशीन के अलग अलग पार्ट्स तक या पुर्जों तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो मेन शाफ्ट मतलब ही ड्राइवर शाफ्ट हो गया, काउंटर शाफ्ट मतलब ही ड्रिवन शाफ्ट हो गया, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद जो तीसरा शाफ्ट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज अ क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट कैसे दिखता है, तो यहाँ पे इंजन के अंदर जो शाफ्ट बिठाया हुआ रहता है, चाहे आपके बाइक की इंजन होने दो, कार की इंजन होने दो, बड़े बड़े मशीन्स या इंजन्स की इंजन, बड़े बड़े इंजन्स का रोटेशन करने वाला पार्ट होने दो, तो ये सबसे ज़्यादा आपको किसी इंजन के अंदर ही मिलेगा। एक इंजन का ऐसा पार्ट है जिसके थ्रू इंजन का मोमेंटम जो है वो डिपेंड होता है। सो क्रैंक शाफ्ट कैसे दिखता है, यहाँ पे ड्राइंग में हम लोगों ने दिखाया। ये इंजन है जो मैं एरो से आपको दिखा रहा हूँ, उसके अंदर क्रैंक शाफ्ट जो है, उस क्रैंक शाफ्ट की जगह जो है वो यहाँ पे दर्शाई गई है, देखो इस ब्लू एरो से, दैट इज नोन एज अ क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट का मैकेनिज्म है किस तरीके से है, तो यहाँ पे वो दिखाया है, जैसे कि इस क्रैंक शाफ्ट के साथ में किसको जोड़ दिया गया है, तो आपका इंजन का जो पिस्टन होता है वो पिस्टन, और ये पिस्टन रॉड यहाँ पे दर्शाया गया है, जो पिस्टन रॉड क्रैंक शाफ्ट के साथ में जुड़ा हुआ रहता है और जो पिस्टन को होल्ड करने का काम करता है, तो वो असेंबली यहाँ पे दिखाई गई है। फिर उसके बाद इंडिविजुअल क्रैंक शाफ्ट कैसे दिख रहा है, विदाउट पिस्टन रॉड और पिस्टन, तो वो दर्शाया गया है, और उसकी पोजीशन इंजन में कहाँ पे होती है वो दर्शाई गई है। तो क्रैंक शाफ्ट क्या है, ऑटोमोबाइल्स या ऑटोमोबाइलों के जो इंजन्स होते हैं, इंजनों को लगातार हमें फ्यूल की सप्लाई करने के लिए क्रैंक शाफ्ट का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। इसे ऑटोमोबाइल इंजन के अंदर फिट किया हुआ रहता है। तो क्रैंक शाफ्ट जो है ये ऑटोमोबाइल इंजन के अंदर फिट किया हुआ रहता है या फिट किया हुआ मिलता है, और फ्लूइड सप्लाई के लिए या कंटिन्यूअस फ्यूल जो है ये मिलने के लिए क्रैंक शाफ्ट का इस्तेमाल जो है वो किया रहता है या किया जाता है। उसके बाद दूसरा जो है उसे कहा जाता है कैम शाफ्ट। सो कैम शाफ्ट नंबर 4 में दर्शाया गया है, वो कैसे होता है, और कैम शाफ्ट की पोजीशन इंजन में कहाँ पे होती है ये भी ऊपर की तरफ दर्शाया गया है, कैम शाफ्ट कहाँ पे बिठाया गया है। तो ये जो कैम शाफ्ट होता है इसका इस्तेमाल गति की जो दिशा होती है उस दिशा परिवर्तित या चेंज करने के लिए कैम शाफ्ट इस्तेमाल में लाया जाता है। कैम शाफ्ट का यूज करके हम लोग सर्कुलर मोशन को लाइनर मोशन में ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब जो स्पीड या गति होती है उस गति को या स्पीड को जो सर्कुलरली घूम रही है या फिर परपेंडिकुलरली घूम रही है, ऊपर नीचे हो रही है या गोल गोल घूम रही है, उसको अगर हमें लॉन्गिट्यूडिनल मतलब लंबाई की दिशा में ट्रांसफर करना है तो कैम शाफ्ट जो है उन कैम शाफ्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो टाइप है नंबर 5, उसे क्या कहते हैं हम लोग, स्प्लाइन शाफ्ट। स्प्लाइन शाफ्ट का इस्तेमाल कहाँ पे मिलेगा, तो जो हमारे पेडल्स होते हैं साइकिल के, उन साइकिल के पेडल्स के ऊपर आपको एक स्प्लाइन मिल सकती है। आपके बाइक जो होती है, बाइक्स के अंदर आपको ये मिल सकती है। बड़ी बड़ी 2 व्हीलर्स होती है उनके अंदर मिल सकती है। तो ये शेप और साइजेस में इस्तेमाल के ऊपर से अलग अलग डिजाइन्स के मिल जाती है, लेकिन स्प्लाइन का मतलब होता है कि वहां पे गियर के जैसे खांचे बने हुए नजदीक नजदीक।
तो ये जो स्प्लाइन शाफ्ट होती है, उस स्प्लाइन शाफ्ट पर शाफ्ट की लेंथ जो होती है, उस लेंथ के साथ में स्प्लाइन या ग्रूव जो होते हैं, उन ग्रूव्स को बनाया हुआ रहता है। ये गियर के टीथ के जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन लंबाई में ये ज्यादा होते हैं, ये लेंथ में ज्यादा बनाए हुए रहते हैं और ये एक दूसरे के नजदीक बने हुए रहते हैं। इस प्रकार के स्प्लाइन शाफ्ट का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? तो ऑटोमोबाइल्स के अंदर, लेथ मशीन का गियर बॉक्स उसके अंदर इनका इस्तेमाल किया हुआ हमें दिखाई देता है या मिलता है। तो शाफ्ट एक ऐसी चीज है जिसके बिना कोई भी मशीन, गियर बॉक्स सही तरीके से काम नहीं कर सकता। तो शाफ्ट क्या है और उसके जो टाइप्स है, वो टाइप्स हम लोगों ने देखे। मोस्ट ऑफ ऑल मशीन्स के अंदर जो शाफ्ट्स बने हुए रहते हैं, दे आर हार्डन्ड एंड टेम्पर्ड, क्योंकि सबसे ज्यादा घूमने वाला या फिर हम लोग कह सकते हैं कि कंटिन्यूअसली घूमते हुए अलग अलग पार्ट के साथ में कांटेक्ट में आने वाला, ये एक ऐसा पार्ट है जिसकी लाइफ कंटिन्यूअसली कांटेक्ट में आने की वजह से होने वाला जो फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से कम हो सकती है। तो ये पार्ट घिसने से बचने के लिए या बचाने के लिए क्या किया हुआ रहता है? इस पार्ट के ऊपर हार्डनिंग, टेम्परिंग, पॉलिशिंग, बफिंग ऐसे ऑपरेशंस करके इन शाफ्ट की जो लाइफ है, ये लाइफ बढ़ाई जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग बात करें तो क्रैंक शाफ्ट हो गए, कैम शाफ्ट हो गए, कुछ जगह पे स्प्लाइन शाफ्ट हो गए। सो ये इंजन के साथ में जुड़े हुए रहते हैं, उसके अंदर बने हुए रहते हैं। तो ऐसे शाफ्ट्स जो इंटरनल असेंबलीज में इस्तेमाल में लाए जाते हैं, जिनको लॉन्ग लाइफ के लिए इस्तेमाल में लाया जाने वाला हो, तो ऐसे कंडीशन में इनको अगर हम लोग घिसाव रोधी मटेरियल से ना बनाए, उनके ऊपर वो घिसाव रोधी प्रोसेस ना करे, तो फिर क्या होगा? इनकी लाइफ कम हो जाएगी, आपके मशीन्स जल्दी खराब होके बंद पड़ सकते हैं। इसके लिए मशीन्स और इंजन्स के अंदर इस्तेमाल में आने वाले शाफ्ट, चाहे वो मेन शाफ्ट हो, चाहे वो काउंटर शाफ्ट हो, चाहे वो क्रैंक शाफ्ट हो, कैम शाफ्ट हो या स्प्लाइन शाफ्ट हो, दे आर मेड फ्रॉम hardened material and hardening and tempering process is done on them। उनके ऊपर हार्डनिंग और टेम्परिंग ये प्रोसेस की जाती है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। तो आज यहाँ पे हम लोगों ने रोप क्या है, रोप टाइप्स क्या है, रोप के मटेरियल क्या है, उनको किस तरीके से बनाया जाता है, उसके बाद शाफ्ट के टाइप्स और उसके मटेरियल के बारे में जानकारी हासिल किए है। सो आज हम लोग यहाँ पे हमारा रोप एंड रोप ड्राइव एंड शाफ्ट एंड टाइप्स ऑफ शाफ्ट, ये जो टॉपिक्स है उन टॉपिक्स को खत्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग क्लच और उसके टाइप्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, पावर ट्रांसमिशन का ये टॉपिक यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन।